नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अपने एग्जाम जो आपने डेडिकेटेड रखा होगा कि इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, उसकी तैयारियों में आप जोर शोर से लगे हुए होंगे। और उसी क्रम में मैं डिफरेंट एग्जाम्स जो आने वाले हैं उसका जो कॉमन एक फैक्टर है जीएस, उसी में पूछे जाने वाले काफी सारे क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भारत की आजादी, फ्रीडम फाइट ऑफ इंडिया। तो इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। 1857 की क्रांति, जिसमें मैंने आपको विस्तृत बना कर दिया है वीडियो आपको। साथ में असहयोग आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। कई सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आप चैप्टर बाय चैप्टर उसको आप देखेंगे, समझेंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसी भारतीय फ्रीडम फाइट के जो चैप्टर हैं, जो पूरा अध्याय है, उसमें भारतीय फ्रीडम फाइट का द्वितीय चरण, जिसमें आपको दो मेजर मूवमेंट हुए थे, एक असहयोग आंदोलन और एक सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसी मुद्दे पे हम लोग आज बात करने हैं। एक ब्रीफ, बहुत डिटेल में जाएंगे। बेसिक फोकस हमारा रहेगा आज सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इससे किस तरह का फैक्टर था, इसमें क्या घटनाएं घटी थी, हम लोग हल्का सा एक ब्रीफ डिटेल आज अपने इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी जो जानकारियां हैं आपके काम की है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो हम लोग। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये भारतीय फ्रीडम फाइट का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा के साथ आरंभ किया था और उसी से शुरू हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नागरिक अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। ये क्या था, क्यों शुरू हुआ? तो उस वक्त आप सब जानते हैं कि कई सारे टैक्सेस, कर लाए गए थे, जिसमें से एक नमक का कानून भी था, नमक कर था, वो था। प्लस साथ में विनिमय के जो वो नीति थी उसका भी बहुत गड़बड़ था, स्थिति बहुत गड़बड़ जा रहा था। भू राजस्व की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत हाई था उसका टैक्स रेट था। साथ में उसके साथ साथ जो गुप्तचर सिस्टम था वो भी आउट ऑफ कंट्रोल था। किसी को भी उठा लेना, किसी को भी जेल में डाल देना, ये कंटिन्यू, जो कि असहयोग आंदोलन फेल हुआ था चौरी चौरा कांड के बाद, तो उसके बाद ये और बढ़ गया था। तो इन सब फैक्टर्स को लेके एक अपनी मांग रखी थी महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के सामने, जिसको उस वक्त के वायसराय ने सीधे से नकार दिया कि नहीं, आपकी ये मांगे नहीं मानी जाएंगी। उसके बाद गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा आरंभ की और आप जिसे नाम तो देख रहे होंगे कि नागरिक अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन, मतलब कि अवज्ञा करना, जो ब्रिटिश कानून थे उसको पालन नहीं करना, शांतिपूर्ण अहिंसक तरीके से। बिकॉज चौरी चौरा कांड हो चुका था, उससे काफी फजीहत हुई थी उस वक्त आंदोलनकारियों की। तो उस कारण वो मैटर कुछ और था, लेकिन चूंकि महात्मा गांधी अहिंसा के काफी बड़े समर्थक थे और उन्हें ये हर्ट हुआ कि उनके इस असहयोग आंदोलन में जो शांतिपूर्ण चल रहा था उसमें इस तरह घटना हुई। तो उसी कारण ये अहिंसा के दम पे कंप्लीटली बिल्कुल वायलेंस फ्री सरकारी कानूनों का आप विरोध करेंगे, उसको पालन नहीं करेंगे, सविनय, विनय के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये 12 मार्च 2030 को दांडी मार्च के साथ आरंभ हुआ था, जिसमें गांधी जी पर लगभग 240 किलोमीटर के आसपास का सफर तय करके पर डे 11 से 15 किलोमीटर का उनका जर्नी होता था और वो दांडी पहुंचकर वहां पे नमक कानून का पहली बार उन्होंने तोड़ा था। तो ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था क्यों और कब। इसके बाद इसमें देखिए बेसिकली आंदोलन का उद्देश्य क्या था, क्योंकि अगेन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद थोड़ी जो चीजें थी बदली थी। तो फर्स्ट था स्वतंत्रता प्राप्ति, कि ब्रिटिश सरकार के चंगुल से निकलने को छटपटा रहा था देश, और उसमें जो शीर्ष नेतृत्व था वो उसने ठान लिया था कि अब हमें कंप्लीट आजादी चाहिए ब्रिटिश शासन से। उसके बाद अहिंसक विरोध, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध अहिंसक और शांतिपूर्ण विरोध करने का इसमें तय किया गया था। अगेन
जो पहले घटनाएं घटी थी उसके बाद ये दृढ़ संकल्प लिया गया था कि इसको किसी भी हाल में एकदम शांतिपूर्ण, कोई भी किसी तरह का इसमें अहिंसा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि राष्ट्रीय एकता, नेशनल, आपको एक होता है राष्ट्रवाद, एक अखंडता, सारे नागरिकों को एक साथ जोड़ने का इसमें एक प्लान था कि चूंकि प्रांत वाइज ये मूवमेंट न रहे, ये उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, ये हर पैन इंडिया फैले ताकि हर कोई समर्थन करे और भारत एक मंच पे आए, एक छत के नीचे आए जिसमें सबको लगे कि हम एक हैं, एक राष्ट्र हैं। तो राष्ट्रीय एकता के लिए, एकजुट करने के लिए बहुत बड़ा इसको माना गया था मूवमेंट, और ये इसका लक्ष्य था कि सबको एक करके इस मूवमेंट को हमें पाना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आज क्यों चलता है, आत्मनिर्भरता। जी हां, उस वक्त से ही ये शुरू हो गया था आत्मनिर्भर भारत, ये आज का नहीं है। आत्मनिर्भरता कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने का लक्ष्य था इसमें, कि जो इंडिया के थे, क्योंकि ये आंदोलन करने का, स्टार्ट करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि ब्रिटिश कपड़ों का बहुत आयात हो रहा था, वहां से कपड़े इंपोर्ट किए जा रहे थे और इंडिया में बेचे जा रहे थे, जबकि हमारे पास अपना खादी था। तो उसके कारण वो सस्ता भी था और आरामदायक भी था। तो स्वदेशी चीजों को आपको बढ़ावा देने के लिए ये बहुत बड़ा मूवमेंट ये भी था कि समझने में आंदोलन करेंगे, ब्रिटिश कानूनों को नहीं मानेंगे, हम अपना प्रोडक्शन करेंगे। तो ये चार फैक्टर जो था, ये मेजर फैक्टर था सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए, फ्रीडम के लिए, अहिंसक विरोध के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए और आत्मनिर्भरता के लिए। तो ये चार मेजर फैक्टर थे जिसके लिए ये आंदोलन किया गया था। अब इसके नेतृत्व करता कौन थे? तो इसका नेतृत्व किया था हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व किया, इसमें उनका एक था नॉन वायलेंस, इनका सिद्धांत था कि अहिंसावादी थे कंप्लीटली, और इस सिद्धांत को बिल्कुल इसमें कंप्लीट प्रयोग किया गया। जो गांधी जी ने सेकंड सविनय अवज्ञा जारी किया, उसमें कंप्लीट इस चीज का अनुपालन किया गया कि किसी भी हाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए, अहिंसा के सिद्धांतों पे ये आंदोलन चलेगा। सेकंड था जनता के लिए प्रेरणा का स्रोत। महात्मा गांधी जो बोलते थे उस वक्त पब्लिक बिल्कुल उसको एकदम, चाहे उनके विधुर विरोधी क्यों ना हो, ये नरम दल के थे, गरम दल के लोग थे कई सारे, लेकिन अगर गांधी जी ने बोला है तो सारे लोग पैन इंडिया इसको मानते थे। ये प्रेरणा के स्रोत थे, क्योंकि इनकी बात अंग्रेजों तक को सुनना पड़ता था, अंग्रेज तक इनकी बात को कभी नकार नहीं सकते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता लोगों को हमेशा इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करती थी। इतना इनमें एक एनर्जी था, एक इतना ओज था, इतना इनका प्रकाश था कि अगर एक बार ये निकल लिए तो इनके पीछे कारवा बंधा जाता था। तो ये प्रेरणा स्रोत और राष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र बिंदु भी थे। ये पूरे, चाहे किसी भी दल, किसी भी मूवमेंट में हो, जब से गांधी जी का अभ्युदय हुआ भारतीय राजनीति में, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो हर मूवमेंट के केंद्र बिंदु में महात्मा गांधी थे। बिकॉज इनकी बातों को कोई उस वक्त नकार नहीं सकता था, कारण कि इनका जो व्यक्तित्व था ये औरों से बिल्कुल अलग था। तो ये गांधी जी का उस वक्त, इसमें अब जैसे मैंने बताया कि क्यों जरूरत पड़ा इस सविनय अवज्ञा और अहिंसा के लिए, तो उसका एक मेजर फैक्टर था असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने ही शुरू किया था असहयोग आंदोलन, जिसमें अंग्रेजों को किसी प्रकार सहयोग नहीं करना था। ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार, जैसे बादालय हो गया, अदालत हो गया, उसका सरकारी पद का बहिष्कार किया, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट पोस्ट है, गवर्नमेंट चीजें हैं, उसका कंप्लीटली विरोध किया, बायकॉट करने जाने लगा। आजकल बायकॉट बहुत चलता है, बायकॉट करने का। तो ये बायकॉट वाला सिस्टम उस वक्त शुरू हुआ था कि कुछ भी ब्रिटिश हो उसका बायकॉट करना है, चाहे कुछ भी हो। तो ये असहयोग, मतलब उसको सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ही आप खा रहे हो और हम पे ही आप शासन कर रहे हो। उस वक्त ये फैक्टर था कि अगर हमारे चीजों पे ही आप राज कर रहे हैं तो हमारी चीजों को बनाइए, आप आपका चीज क्यों ले, हम क्यों आपके कपड़े पहने, हमारी खादी है। तो ये फैक्टर था। खादी का प्रचार भी बहुत बड़ा फैक्टर था इस आंदोलन में, कि खादी ही लोग पहनेंगे, विदेशी कपड़े को जला देंगे हम लोग। तो ये, और जन आंदोलन का विस्तार और आंदोलन को, मतलब कि असहयोग आंदोलन में पहले, इसके पहले तक 1920 तक के पहले तक आंदोलन जो होते थे छिटपुट,
कभी बंगाल में हो रहा, कभी असम में हो रहा, कभी बिहार में हो रहा, कभी महाराष्ट्र में हो रहा, ये था। बट ये आंदोलन जो था फर्स्ट टाइम पैन इंडिया एक साथ कंप्लीट एक नेतृत्व में ये बढ़ा था, ये पूरे भारत में फैला था कि कंप्लीट ये इस उस वक्त अगर ने इतने पीक पे आ गया था कि अंग्रेज कंप्लीट घबरा गए थे, हिल गए थे वो। उन्हें लगा था कि अब उन्हें बहुत जल्द जाना पड़ेगा। बट उसी वक्त होती है 1922 में एक घटना, चौरी चौरा कांड। 4 फरवरी 1922 को यह घटना घटती है गोरखपुर के चौरी चौरा, गोरखपुर के चौरी चौरा बाजार के पास घटती है। और यह घटना इतनी मार्मिक होती है कि गांधी जी को फाइनली थक के हार के मजबूरन वापस लेना पड़ता है अपना असहयोग आंदोलन, जिसकी कई सारे भारतीय नेताओं ने खिलाफत भी की थी। लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे, तो उन्होंने साफ कहा कि नहीं, इस घटना के बाद हम नहीं आगे बढ़ सकते हैं। क्या था वो चौरी चौरा कांड? इस पे हम लोग एक हल्का सा ब्रीफ इंट्रो लेते हैं। चौरी चौरा कांड बेसिकली 4 फरवरी 1922 को बताया था कि गोरखपुर में चौरी चौरा एक जगह था जहां पे असहयोग आंदोलन में काफी सारे भीड़ ने एक थाने पे हमला कर दिया और थाने में कुल 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक, मतलब कि 25 लोग उस अग्निकांड में स्वाहा हो गए। थाने का घेराव किया गया, थाने में इतना उपद्रव हुआ कि वहां पर जला दिया गया थाने को, और उसी जलाने के क्रम में उस थाने में छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक जिंदा जल गए। और ये बहुत मार्मिक घटना थी। उस वक्त न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस आप देख सकते हैं चित्रों के द्वारा कि किस तरह से उस वक्त की ये बहुत बड़ी भीड़ थी। आप देख सकते हैं महात्मा गांधी उसी के चक्कर में 12 फरवरी 2022 को इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। थोड़ा सा और हम जानेंगे डिटेल में चौरी चौरा के बारे में कि क्या हुआ था, बेसिकली कौन थे मेन फैक्टर। तो इसमें देखिए 2-3 नाम मेजर हैं। भगवान अहीर, ये एक जो असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें सेवानिवृत्त एक पूर्व सैनिक थे ब्रिटिश राज्य के ही, उनके नेतृत्व में चौरी चौरा बाजार में असहयोग आंदोलन किया जा रहा था। और खासकर जो शराब नीति थी, शराब था, पूर्ण पाबंदी था, उस पर विरोध कर रहे थे वो। उसी बीच में वहां पे आते हैं गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिसकर्मी जो कि उस वक्त सब इंस्पेक्टर थे चौरी चौरा थाने में। तो वो आते हैं और उनसे झड़प होती है और बहुत मारपीट किया जाता है। जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे अहीर सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद ये घटना होती है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ये घटना होती है। उसके बाद 2 दिन के बाद एक प्लान वे में 4 फरवरी को आते हैं आंदोलनकारी और वो चौरी चौरा बाजार को बंद करके वहां पे अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उसी बीच में अगेन गुप्तेश्वर सिंह और कई पुलिसकर्मी आते हैं सब इंस्पेक्टर, और वहां पे एक झड़प होता है दोनों के बीच में। झड़प में पुलिस कार्रवाई करती है और फायरिंग का ऑर्डर दिया जाता है सब इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह के द्वारा। अब यहां पे क्या होता है कि जब उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और 3 आंदोलनकारी इस घटना में मर जाते हैं, गोली लगती है, मर जाते हैं। और आप जैसे जानते हैं कि अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उस वक्त तक उग्र नहीं हुआ था, लेकिन क्या घटनाएं हुई, क्या परिस्थितियां बनी कि वहां पे फायरिंग का ऑर्डर देना पड़ा। और वो जब ऑर्डर के बाद जब फायरिंग हुई, उसके बाद सारे पुलिसकर्मी जब देखे कि विद्रोह बहुत बढ़ गया है, आंदोलनकारी बहुत उग्र हो गए हैं, तो वो सब के सब लगभग संख्या थी 2 से 2,500 प्रदर्शनकारियों की। और बेसिकली सब के सब चौरी चौरा थाने में छुप जाता है। जाके छुपने के बाद यू कैन सी पूरे थाने का घेराव कर लिया जाता है। थाने घेराव करने के बाद वहां पर झड़प होती है, काफी सारा मान मनोल होता है, लेकिन अंततः उस पूरे थाने को आग के हवाले कर दिया जाता है आंदोलनकारियों द्वारा, जिसमें 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक ये मृत होते हैं, मर जाते हैं। तो
देख सकते हैं उस वक्त की एक है कांड के बाद बॉडी को कैसे निकाला गया था। तो ये बेसिकली घटना बहुत मार्मिक थी। आज भी वहां पर स्मारक बनाया हुआ है और इसके बाद कंप्लीट ब्रिटिश सरकार ने काफी सारे लोगों को जेल में बंद कर दिया। इसमें कुल 151 लोगों को फांसी से बचाया था हमारे आंदोलनकारियों के वकील पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। सिर्फ 19 लोगों को फांसी हुई थी इसमें, सिर्फ 19 लोगों को जो फ्रंट पे थे, बाकी सबको बचा लिया था। तो ये बेसिकली बहुत ही दर्दनाक घटना थी। उस घटना के कारण ही ये आंदोलन को वापस लिया गया और उसके बाद 1930 में असविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। अब देखिए प्रयोग क्या था इसमें। पहला प्रयोग था अहिंसा, मतलब कि असहयोग आंदोलन में भी अहिंसा थी, उसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन जो उसका अंत हुआ वो बहुत दर्दनाक हिंसा के साथ। तो इस बार ये कंप्लीट था कि ब्रिटिश शासन का विरोध किया जाएगा, उनके कानूनों का विरोध किया जाएगा, बट अहिंसक तरीके से कंप्लीट, और जानबूझकर कानूनों का उल्लंघन किया जाएगा। बिल्कुल बोलते हैं सभी ने अवज्ञा किया जाएगा कंप्लीटली, जानबूझकर। आप अगर नामक कानून बना रहे हैं उसको तोड़ेंगे हम, आप शराब बेच रहे हैं हम बंद करवाएंगे उसको, आप टैक्स बढ़ा रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे, आप अगर कुछ कर रहे हैं तो हम लोग जेल जाने को तैयार हैं, जेल जाने को शांतिपूर्ण तरीके से, आपके किसी भी आरोप पे हम जेल जाने को तैयार हैं। तो एक जेल भरो आंदोलन में था और इसी इतने ऑर्गेनाइज तरीके से इसको किया गया कि जनता का बहुत जबरदस्त समर्थन मिला, बहुत व्यापक रूप से पब्लिक का समर्थन इस आंदोलन को मिला था। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर था खादी का प्रचार, बिजनेस भी था उस वक्त। तो भारत के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, भारत के स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देने के लिए आपको खादी का विस्तार किया गया। आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन गया खादी, देशभक्ति का प्रतीक बन गया खादी, और जनता का समर्थन का भी एक माध्यम बन गया खादी। खादी बन जाइए तो माने कि आप उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, आप खादी यूज कर रहे हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं, आप देशभक्त हैं। आप खादी पहन रहे तो आप अपने देश का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आप नहीं बनाने देते हो। तो एक खादी कितना फैक्टर, जो आज हम लोग खादी खादी करते हैं, कितना बड़ा फैक्टर था खादी उस वक्त। सोचिए कि राष्ट्र स्वदेशी उत्पाद बढ़ा रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है देश को, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है और जनता का समर्थन का प्रतीक है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर बना था उस वक्त खादी इस आंदोलन में। अब देखिए जब तक कि नमक सत्याग्रह शुरू हुआ, दांडी मार्च किया गांधी जी ने, अकेले निकले, कारवा बनता गया, तो वो आपको अब एक इसमें फैक्टर और कि महिलाओं का क्या भूमिका थी। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के, सरोजिनी नायडू हुई या कोई भी, बहुत बढ़ चढ़ के इस आंदोलन का भाग बनी थी। पहली बार महिलाएं इस स्तर पे आंदोलन से जुड़ी थी। इसमें ब्रिटिश सरकार का के सामग्री का विरोध, खादी का प्रचार, वो भी घर घर जाके करती थी। आप देख सकते पिक्चर में, घर घर जाकर खादी का प्रचार करती थी, सत्याग्रह में खुल के भाग ली पहली बार। तो ये महिलाओं का भी इसमें पहली बार इस स्तर पे हुआ था प्रचार। अब इसमें एक चीज और देखेंगे कि कौन कौन नेता थे, कहां कहां। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व किया। इसमें तिरुचिरापल्ली से वेद नारायणम तक मार्च किए थे, वहां पे नमक का कानून तोड़ा था उन्होंने। मालाबार में के कलप्पन और पी कृष्ण पिल्लई, इन्होंने किया था नमक का कानून का तोड़ा था इन्होंने। बंगाल में सुभाष चंद्र बोस और जे.एम. सेनगुप्ता, इन्होंने इसका लीड किया था इसको। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने किया था, जिनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। तो उसके बाद भरसान में सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और मणिलाल जी ने किया था इसका नेतृत्व। और बारडोली और खेड़ा क्षेत्र में सरदार पटेल, जो कि गुजरात का एरिया था, वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। संयुक्त प्रांत, जो कि यूपी का एरिया बोलते थे इसको, वो जवाहरलाल नेहरू। बिहार में अंबिका कांत सिन्हा, इन्होंने इस कानून को पटना में नमक कानून को तोड़ा था, और चंपारण और सारण में भी नमक सत्याग्रह किया था इन्होंने। उसके साथ ही ओडिशा में गोपाल बंधु चौधरी, ये
प्रांतवार मैंने आपको बना दिया कि किस प्रांत में किन्होंने सभी ने अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको क्वेश्चन इसमें आते हैं बहुत सारे इसमें। अब आंदोलन का प्रभाव क्या था? अगेन, राष्ट्रीय जागरूकता का प्रतीक बना, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना, राजनीतिक परिवर्तन और फ्रीडम फाइट का एक मील का पत्थर। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजनीतिक परिवर्तन कंप्लीटली उस वक्त दो पाले में बदल गया भारतीय राजनीति। एक जो गांधी जी के सिद्धांतों पर चल रहा था और एक जो लड़कर राजनीति आजादी में चाहते थे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग थे, उनके विचारधाराओं के लोग थे। तो ये दो बहुत बड़ा पाला और जन समर्थन दोनों के लिए था। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान। क्योंकि ब्रिटिश शासन को इस असेंबली ने अवज्ञा ने बहुत कमजोर कर दिया था, जड़ों से उनको हिला दिया था। ये एक बोल सकते हैं कि पहली बार था जो कि इतनी अशोक आंदोलन ने किया, बट इस आंदोलन ने इतना डेंट कर दिया कि फाइनली गोलमेज सम्मेलन वगैरह के द्वारा इस चीज को कवर अप करने की कोशिश की गई। लेकिन ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जा सकता है, जिस आंदोलन ने भारतीय राजनीति की दिशा दशा दोनों बदल के रख दी। तो ये आंदोलन ऐसा था जिसने भारतीय राजनीति को एक नया सूर्य दिखाया, एक नया आयाम दिया और बताया कि अगर देश एक हो जाए तो बड़े से बड़े शासक को भी झुकाया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे विषय पे जो क्वेश्चन आते हैं उसको मैं लेके आज ही शाम में एक वीडियो पोस्ट करूंगा, जिसमें इस सब्जेक्ट से जुड़ा क्वेश्चन होगा। उस पे हम लोग विस्तृत करेंगे चर्चा और उसमें जानेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। सविनय अवज्ञा, उसके बाद चौरी चौरा कांड और असहयोग आंदोलन, इन तीनों को मिलाकर हम लोग एक किस प्रकार का क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग जानेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पे, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।